नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं काफी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया था और आज से फिर हम इन क्लासों को शुरू कर रहे हैं। हम सभी मिलकर पढ़ रहे हैं रेलवे के पीवाई के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, आने वाली सभी परीक्षाओं में जिनकी संभावनाएं काफी ज्यादा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज से इस क्लासेस को फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रेलवे के सभी क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसके में टोटल आप लोगों को 13 पार्ट पढ़ा चुका था और आज हम लोग 14 पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस देखेंगे, टॉप 20 क्वेश्चंस, और आज का प्रैक्टिस सेट का नंबर रहेगा हमारा 14। तो दोस्तों, इन 2 दिनों में आप लोगों ने रिविजन किया होगा और आज से फिर से हमारी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू होने वाली है। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं बिना देर की आज के क्लासेस को। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और हम लोग आज फिर वही टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनसे एग्जाम आप लोगों की आसान बनने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। आज के पहले प्रश्न से इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे और आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे बायोलॉजी से। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए एग्जाम भी आप लोग देख सकते हैं किस परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला ही प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी को लेकर आप लोगों से आया हुआ है और कोई ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये अभी 2022 की परीक्षा में आप लोगों से पूछा गया है। चलिए दोस्तों, तो इस प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं और शुरू कर लेते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों, पहला ही प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर देके रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से कि अपच के दौरान आमाशय में जो दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग इनमें से किसका उपयोग करते हैं, आप लोगों से पूछा गया है। आपको सभी को इसका जवाब मुझे देना है। जब व्यक्ति के अंदर अपच, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो नॉर्मली स्टोमक पेन होता है, उससे अगर रिलीफ के लिए जो लोग होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं, तो आपके सामने इसके ऑप्शन है गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, टमाटर का रस, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर नींबू का रस। दोस्तों, आप लोगों ने ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा होगा, अलग अलग रूप से ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, कई बार हमें एसिडिटी होती है जिसकी वजह से जो आमाशय होता है उसके अंदर दर्द होता है, और इसी से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एंटासिड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एंटासिड का उपयोग करते हैं। ये एंटासिड क्या होते हैं? ये एंटासिड जो पेट में अम्लीय प्रभाव होता है, उस अम्लीय प्रभाव को ये थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के क्षारों को अपने अंदर, शरीर के अंदर लेते हैं। इसी में एक बहुत ही फेमस एंटासिड जो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, एसएससी भी इस प्रश्न को हमेशा टारगेट करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये होता क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि MgOH होल ट्वाइस। आपको ध्यान रखना है, MgOH होल ट्वाइस किसका नाम होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो बहुत ही विशेष क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। बिल्कुल आप इसे अपने दिमाग में और कॉपी में फिट कर लीजिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होगा, और इसी को हम लोग एंटासिड के रूप में, जब पेट के अंदर अपच की स्थिति होती है तो अलग अलग प्रकार की जो सायरप आते हैं उसके रूप में हम इसको ग्रहण करते हैं। दोस्तों, सही जवाब इस प्रश्न का क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। तो क्या ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया? सेशन की शुरुआत हो चुकी है, हम लोगों ने पहला प्रश्न पढ़ लिया है। सेशन को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को सेशन जरूर शेयर किया करें, ताकि सभी को ये बहुत अच्छे प्रश्न देखने को मिले। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने जो काफी अच्छा क्वेश्चन है आपको देखने को मिल रहा है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। 29/8 यानी कि 29/8/2022 की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, कौन सा विकल्प इनमें से सबसे सटीक कारण आपको बताता है कि अगर हम लोग किसी दौड़ में भाग लेते हैं और हम लोगों ने इस दौड़ को दौड़ा तो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन की स्थिति हो जाती है। आपको बताना है कि इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देके रखा है, देखिए थकान का प्रमुख कारण हम लोग देखने वाले हैं, क्या ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का ग्लूकोज में अपघटन। ग्लूकोज में अपघटन तो नहीं होगा, यहां से ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे
कि ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट एसिड का एथेनॉल में परिवर्तन। थर्ड ऑप्शन दिया है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति यहां पर नहीं होगी क्योंकि लगातार मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां पर क्या पूछा गया है, ऑक्सीजन की कमी होगी यानी रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा एंड कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होगा। जो पायरुविक अम्ल होता है, हमारे ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं और इन्हीं का परिवर्तन यहाँ पर क्या होगा, पायरुवेट जो एसिड होता है का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है और यही प्रमुख वजह होती है हमारी मांसपेशियों में ऐंठन के कारण। दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो लैक्टिक एसिड यहाँ पर माना जाता है कि लैक्टिक एसिड में जो बदलाव होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और पायरुविक एसिड जो पायरुवेट होता है वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, यही पेशियों में ऐंठन का प्रमुख कारण माना जाता है। काफी शानदार प्रश्न था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने, वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? द टिश्यू दैट स्टोर फैट इज कॉल्ड। ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है, देखिए हमारे अंदर 4 प्रकार के जंतु ऊतक पाए जाते हैं। जंतु में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? जंतु ऊतकों की अगर संख्या देखें तो ये टोटल 4 टाइप के होते हैं एनिमल टिश्यू। और इन एनिमल टिश्यू के जो नेम है आप लोगों के सामने दिए गए हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, उपकला ऊतक और वसामय ऊतक। देखिए संयोजी ऊतक जो एडिपोस टिश्यू होता है यही एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। एरियोलर को भी हम लोग कनेक्टिव ही बोलते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, ध्यान से समझना है। तो आप मुझे बताइए हमारे शरीर के अंदर अगर हम लोगों ने कोई फैटी चीजें लिया है तो उस वसा का संग्रहण हमारे शरीर में कहाँ होगा? तो आप लोगों को नाम से ही आंसर पता चल रहा होगा कि हमारे शरीर के अंदर त्वचा के नीचे वसामय ऊतकों की एक लेयर होती है जिन्हें हम लोग एडिपोस टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो वसा की जो अतिरिक्त मात्रा होती है हमारे शरीर में कहाँ संग्रहित होती है? देखिए ये स्टैटिक एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी पूछा गया है, सभी प्रश्नों में लगभग ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वसामय ऊतक आप लोगों को आज से ध्यान रखना है, हमारे शरीर में जितनी भी जो भाग होते हैं उनके त्वचा के नीचे हम लोग देखते हैं कि जो एडिपोस टिश्यू है उनकी मात्रा होती है और इसी में तेल की बूंदों के रूप में जो एडिपोस टिश्यू होता है वो वसा का क्या करता है, संग्रहण करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हम लोगों ने देख लिया, ऑप्शन नंबर डी। काफी शानदार प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसी एडिपोस टिश्यू के बारे में एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि यह जो परत होती है उष्मा की, अगर हम लोग देखें वसामय ऊतक होती है, एडिपोस टिश्यू होती है, यह हमारे अंदर उष्मारोधी परत की तरह काम करती है। उष्मारोधी परत करने का काम यानी कि ये हीट को रोकने का काम करती है, शरीर से हीट को बाहर जाने से रोकेगी और बाहर की हीट को शरीर के भीतर आने से रोकेगी। तो इसे हम लोग अगर हम लोग देखें तो हीट प्रिवेंट करने का काम कर रही है, यानी कि हीट को ये रोकने का काम हमारे शरीर के अंदर करती है। दोस्तों जलीय जीवों में जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जलीय जीवों में इस परत को ब्लबर के नाम से जाना जाता है। ये आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। जैसे जलीय जीवों के अंदर भी ब्लबर नाम की एक लेयर पाई जाती है और ये ब्लबर क्या है, वसा से संबंधित लेयर ही मानी जाती है। आपने हेम्प ऑफ द कैमल यानी कि ऊंट के अंदर कुबड़ को भी जरूर देखा होगा। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ऊंट लंबे समय तक पानी नहीं पीता तो उसी कुबड़ में पानी स्टोरेज होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ध्यान रखना, वो जो ऊंट की हेम्प होती है, कुबड़ होती है, वह वसा का ही स्टोरेज होती है। ध्यान रखना है, वह वसामयी कुबड़ ही मानी जाती है। दोस्तों तो सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसामय ऊतक यानी कि एडिपोस टिश्यू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? विच पार्ट ऑफ मस्कुलर सिस्टम कनेक्ट बोन टू बोन? आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी फर्स्ट यानी 25 जनवरी 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न आप लोगों के सामने है, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। डायग्रामिक में इसको समझाने वाला हूं। तो आपको बोला है कि जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला भाग होता है, देख लीजिए यहां पर हमारी ये ह्यूमन नी बोन देके रखी है यानी ये घुटनों की हड्डियां हैं और आप दोनों हड्डियों के बीच में देख रहे हो कि यहाँ पर कार्टिलेज का एक आवरण होता है, यानी यहाँ पर पाई जाती है उपास्थि। चलिए इस बात को आप ध्यान से समझ लें बहुत अच्छे से। यहाँ पाई जाती है उपास्थि, ये उपास्थि होती है यानी कार्टिलेज। और यहीं पर ये जो आप लोगों को व्हाइट कलर के फाइबर दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से, जो हड्डी को हड्डी से कनेक्ट हुए, इनका नाम होता है लिगामेंट। क्या नाम होता है? लिगामेंट। तो आपको ये कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं, लिगामेंट और टेंडन।
अगर एग्जाम में टेंडन पूछा जाता है, टेंडन यानी कि इसे हम लोग स्नायु के नाम से भी जानते हैं, तो ये टेंडन क्या करता है, तो यह अस्थि को पेशी से जोड़ने का काम करता है। अस्थि को पेशी से यानी कि बोन टू मसल्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाएगा। तो अस्थि को पेशी से जोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, टेंडन के द्वारा यानी कि स्नायु के द्वारा। मसल्स आप लोग सभी लोग जानते हैं, कार्टिलेज दो हड्डियों के बीच में जो सरफेस होती है इसको स्मूथ करता है ताकि इनका फ्रिक्शन फोर्स ना हो, फ्रिक्शन ना लगे और ये दोनों हड्डियां एक दूसरे से घर्षण ना करें। तो इसलिए यहाँ पर कार्टिलेज का जो आवरण है वो हड्डियों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। अगला हम लोग देख रहे हैं लिगामेंट। तो ये जो लिगामेंट होता है ये क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करवाता है। बोन टू बोन कनेक्शन यहाँ पर होगा, आप लोगों को ध्यान से समझना है कि बोन को बोन से समझने वाले आप लोग अगर देख पा रहे हो, चलिए मैं यहाँ पर ये जो बैक पेन है इसको रफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिगामेंट शो किए गए हैं। यही लिगामेंट क्या करते हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखो जो लिगामेंट होते हैं वो बने किसके होते हैं, तो आपको बताना है कि जो टेंडन और लिगामेंट, टेंडन क्या करते हैं, अस्थि को पेशी से जोड़ने का काम करते हैं। तो आपको एक होमवर्क प्रश्न यहां से मिल रहा है कि आपको बताना है कि यहां पर कोलेजन तंतु और इलास्टिन तंतु का कार्य क्या होता है। हमारे शरीर में कोलेजन तंतु और इलास्टिन तंतु का कार्य क्या होता है, तो आपको यहाँ पर इसका जवाब मिल जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क प्रश्न रहने वाला है जिसको कमेंट बॉक्स में जाकर आपको मुझे जवाब बहुत अच्छे से देना है। तो दोस्तों इस सही जवाब इस प्रश्न के लिए जो हड्डी को हड्डी से जुड़ेगा हो जाएगा लिगामेंट यानी ऑप्शन नंबर डी। और टेंडन अगर पूछा जाता है तो हड्डी को पेशी यानी कि बोन टू मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में पूछा गया है, क्वेश्चन है 25/5/2019 इवनिंग शिफ्ट में। सभी मैंने कहा है सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं ताकि आप लोगों की आने वाली एग्जाम थोड़ा इजी बन जाए। तो दोस्तों मेहनत हमें जी जान लगाकर ही करना है, इनसे किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको बाहर जाते हुए नहीं मिलेगा। तो पूछा गया कि सबसे लंबी पेशी यहाँ पर कौन हो जाएगी, तो यहाँ पर दे के रखा है कि तनु पेशी या फिर सोलियस दिया है समलंबी का, है ना, ट्रेपेजियस, या फिर यहाँ पर सार्टोरियस भी दे के रखा है दीर्घतमा। तो आप लोग यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे होंगे जहां पर सार्टोरियस को शो किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सा आप जूम कर ले, तो ये हमारा कमर वाला हिस्सा होता है जहां पर पेल्विक गर्डल होती है, श्रोणी मेखला। और इसी पेल्विक गर्डल पर आप लोगों को ये बोन दिखाई दे रही है और इस बोन का नाम है फीमर, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। और इसी फीमर के आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक जो रेड कलर से शो किया गया है सार्टोरियस, यानी कि ये जो मांसपेशी होती है हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी मानी जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सार्टोरियस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम बताइए, सबसे बड़ी पेशी, तो आप लोग अपने नोट्स में इसे कंप्लीट कर लें। ग्लूटेअस मैक्सिमस ये सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, फीमर के ऊपर पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए, तो ये हो जाएगी स्टेपिडियस नाम की जो मांसपेशी है सबसे छोटी मांसपेशी मानी जाती है हमारे शरीर में। और चलिए मैं सबसे मजबूत, अगर मजबूत मांसपेशी आपसे पूछा जाए तो हमारी मजबूत हड्डी हमारे शरीर में होती है मैंडिबल, यानी कि जो लोअर जो निचला जबड़ा, यह सबसे मजबूत मांसपेशी मानी जाती है, हड्डी मानी जाती है मैंडिबल। तो इसी के ऊपर हम पढ़ेंगे एक मजबूत मांसपेशी को जिसका नाम हो जाएगा मैंडिबुलर। क्या होने वाला है दोस्तों, मैंडिबुलर, सबसे मजबूत मांसपेशी। तो यहां से जो आने वाले 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस किए, सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस, सबसे बड़ी मांसपेशी फीमर, सबसे बड़ी मांसपेशी अगर हम देखें तो फीमर के ऊपर ग्लूटेयस मैक्सिमस, सबसे छोटी स्टेपिडियस, और सबसे मजबूत अगर हम बात करें तो हो जाएगी मैंडिबुलर। अगर हड्डियों में बात करें तो सबसे बड़ी लंबी फीमर, सबसे छोटी स्टेपिस, और सबसे मजबूत हो जाएगी मैंडिबल जो निचले जबड़े में पाई जाती है।
दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हम सभी के सामने। नी कैप यानी कि नी कैप जो होता है, घुटने की जो कैप होती है उसको हम क्या कहते हैं? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इन प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना है। तो देखो, नी कैप जो होती है सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा घुटना होता है वहां पर एक कैप यानी कि एक कटोरी के शेप की जो मूवेबल होती है, उस हड्डी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, किस नाम से इसे जाना जाता है? ऑप्शन देके रखा है फिबुला, फिबुला यानी टांग के अगले भाग की हड्डी, पटेला या मेलस या फिर स्केपुला। तो देखिए इसका जो सही जवाब, आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, तो डायग्राम में जो हमारे घुटनों के बीच में जो मूवेबल बोन होती है इसका नाम होता है पटेला। तो यहाँ पर आप लोगों को शो किया गया है, बहुत अच्छे से शो किया गया है, ये जो बोन होती है ये पटेला होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देके रखा है पटेला। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो स्केपुला होती है, तो ये हमारे कंधों की हड्डी होती है, शोल्डर बोन होती है स्केपुला अगर देखा जाए, है ना। तो स्केपुला हमारे कंधे की हड्डी होती है, और जो फिबुला होती है पैर के निचले भाग, यानी हमारे जो घुटने होते हैं, नी होते हैं, उसके नीचे का भाग होता है टिबिया और फिबुला नाम की हड्डी तो वहां पर पाई जाती है। तो टिबिया भी पैर की हड्डी मानी जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखिए थोड़ा तबीयत अभी थोड़ा खराब चल रहा है, फिर भी क्लासेस हम आज से कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो और सारी चीजें कंटिन्यू चलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से केमिस्ट्री कंटिन्यू हो रहा है, ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है और 2022 की एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है? जब शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? अगर हम लोग ड्राई स्लैग्ड लाइम की बात करें तो उसको अगर हम लोग क्लोरीनेटेड करते हैं तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? आप लोगों को इसका जवाब मुझे देना है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक वाइज 5 सेशन को कंप्लीट किया है। अगर आप देखेंगे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में हम लोगों ने हर एक टॉपिक के 5-5 सेशन जरूर कंप्लीट किए, जिसमें 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं ये दावा कर रहा हूं यहां से कि उन सभी 100 क्वेश्चन से एक भी प्रश्न आप लोगों को बाहर नहीं मिलेगा। आप लोग इसी प्रश्न को देख सकते हैं कि मैंने आपको वहां पर केमिकल रिएक्शन में ये प्रश्न पढ़ाया था, सीधा क्वेश्चन, और इसके मैंने विद रिएक्शन इस क्वेश्चन को समझाया था। और यहां पर भी मैं इसको रिएक्शन से समझाने वाला हूं कि जो शुष्क बूझा चूना होता है, यानी इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम लोग क्लोरीनीकरण करवाने वाले, यानी इसको हम लोग क्लोरीन से क्रिया करवाने वाले। तो आपको यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद होता है, मैंने आपको कहा था कि जब हम लोग विरंजक चूर्ण के निर्माण की प्रक्रिया को करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनवाते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर की जो प्रयोगशाला विधि होती है उसमें हम हैंसन क्लेवर विधि में यही करते हैं कि जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है उस पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है, तो विरंजक चूर्ण यानी CaO Cl2 का निर्माण होता है और यहां से पानी बाहर हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, ग्रुप डी ने अभी अभी हाल फिलहाल एग्जाम में इसको पूछा है, और आगे भी इससे रिलेवेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपके पास में CaOCl2 बना, इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। CaOCl2 विरंजक चूर्ण भी होता है, इसे हम लोग सामान्य नाम में विरंजक ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण के नाम से जान सकते हैं। तो यहां पर हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रॉन्ग हो जाएगा, एसिटिक एसिड भी नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों क्या समझ में आप लोगों को सेशन आ रहा है? बिन बुझा चूना, बिन बुझे चूने का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अगर एसिडिक एसिड की बात करें तो CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड मेंबर। और आप सभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हैं, तो आप सभी लोग अपने नोट्स में ये रिएक्शन जरूर लिखें। और आप एक बात जरूर नोट कर लें कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस अगर प्रोवाइड की जाती है या उसका क्लोरीनेटेड किया जाता है तो वहां ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण ही होता है, जो ये रिएक्शन देके रखी गई है। मैंने इसको उस सेशन में भी आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, और आज भी मैं इसको पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए अब आपका होमवर्क प्रश्न यहां से एक और निकल के आ रहा है। आपको बताना है कि ब्लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, विरंजन क्रिया किसको कहते हैं। कमेंट बॉक्स में जाना है फटाफट और मुझे जवाब देना है इस प्रश्न का।
देखिए काफी बच्चे सोचते हैं कि काफी लोगों ने जवाब दे दिया, पर आपका जवाब मुझे चाहिए। मैं आप ही से बोल रहा हूं जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपका जवाब मुझे चाहिए। तो आपको हर एक व्यक्ति को जवाब देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं सभी के कमेंट्स समय रहते हुए पढ़ता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। पूछा गया है आरआरबी एलपी फर्स्ट आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 20/8/2018 आफ्टरनून की शिफ्ट का क्वेश्चन है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। देखिए डायग्राम तो देख सकते हो आप लोग। डायग्राम में जो चमक रहा है वो है हीरा। आप लोगों को डायमंड देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये है हीरा। और हीरा ही प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगर हम लोग देखें तो हीरा क्या है? हीरा कार्बन का अपर रूप माना जाता है, एलोट्रोप। ये अपर रूप का मतलब है कि इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, परंतु रासायनिक गुण समान होंगे। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि अपर रूपता या एलोट्रोफी किसको बोलते हैं, तो इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगे, भौतिक गुण, ये क्या होंगे? भिन्न होंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट होंगे। और अगर हम लोग इनका केमिकल प्रॉपर्टी देखें, रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण इनका क्या हो जाने वाला है? समान हो जाने वाला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। तो दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पर अपरूपता दिखाया। अब कार्बन के कितने अपरूप है? तो हीरा इसका अपरूप हो जाएगा, ग्रेफाइट इसका अपरूप हो जाएगा। वही हम लोग एक और अपरूप देख लेते हैं, बंक मिश्रण फ्लोरीन। तो बंक मिश्रण फ्लोरीन भी इसका एक अपरूप है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन माना जाता है। दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर लगता है कि मेहनत हो रही है तो सेशन को लाइक जरूर करें। आप जितने लोग वीडियोस देखते हैं उतने सेशन को लाइक नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? आपको बताना है एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। तो आपको एल्यूमिनियम के अयस्क, अयस्क क्या होते हैं? जिनसे धातुएं हम लोगों को मिलती है। तो यहां पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहां पूछा गया सिडेराइट, मोनेजाइट या फिर हेमेटाइट या बॉक्साइट। देखिए सभी लोग भली भांति जानते हैं इस क्वेश्चन को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है बॉक्साइट। अगर हम लोग एल्यूमिनियम के अयस्क की बात करें तो बॉक्साइट यहां पर हो जाएगा। बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3.2H2O। वही इसके बाद एक और अयस्क जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोरेंडम। ये होता है Al2O3। यहां पर आपको पानी के मॉलिक्यूल हटा देना है। एक मॉलिक्यूल आप लोगों को फेल्सपार भी याद रखना है कि जो फेल्सपार होता है, यह फेल्सपार किसका अयस्क माना जाता है? तो फेल्सपार अयस्क माना जाता है बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम का। अब हम लोग बात करते हैं कि सिडेराइट, मोनेजाइट और हेमेटाइट ये किसके अयस्क होते हैं। तो अगर हम लोग सिडेराइट की बात करें तो ये आयरन का ही अयस्क माना जाता है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क माना जाता है। मोनोजाइट रेड एग्जाम में पूछा जाएगा, थोरियम का ये अयस्क माना जाता है। और हेमेटाइट भी जो होगा ये Fe2O3, ये भी आयरन का अयस्क माना जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये दोनों लोहे के अयस्क हैं, यानी सिडेराइट और लिमोनाइट और हेमेटाइट। और अगर हम लोग देखें मोनेजाइट, तो मोनेजाइट थोरियम का अयस्क माना जाता है। सारे अयस्कों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम से यहाँ से अयस्कों से क्वेश्चन जरूर पूछता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? आपको कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जवाब देना है, पिंच ब्लेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा विलियन पीएच पेपर को नीला कर देगा। डायग्राम भी आप लोगों को देके रखा है, आप ध्यान से देखें। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल टर्न पीएच पेपर ब्लू। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, अभी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम लोग देखें अम्ल का, अगर खास बात देखें अम्ल का, तो अम्ल क्या करते हैं? ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ब्लू को टर्न करेंगे ये रेड में। और अगर हम लोग बेस की बात करते हैं, क्षार की बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं? लाल को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं। लाल को नीले में कन्वर्ट कर देते। दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो ये सेशन आप लोगों के लिए काफी शानदार सेशन रहने वाला है। अब अगर हम लोग देखें तो यहां पूछा गया है कि कौन सा विलियन पीएच पेपर को नीला कर देगा, यानी लाल को नीला करेगा। ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ ब्लू लिटमस पेपर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? ब्लू लिटमस पेपर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर रेड जो होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ ब्लू जो होगा वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है।
तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखो, जो ब्लू था वो रेड में कन्वर्ट हुआ और जो रेड था वो ब्लू में कन्वर्ट हुआ। तो ये ब्लू लिटमस पेपर लिया था, जैसे सॉल्यूशन में डुबाया तो सॉल्यूशन के कांटेक्ट वाला भाग देख पा रहे हो कि आप रेड हो पा रहा है। यहाँ जो रेड लिटमस पेपर लिया था हम लोगों ने, वो कांटेक्ट में जैसे आया और वो ब्लू हो गया, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा। यानी जो ब्लू होगा वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एसिड होगा। और जो रेड होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, ये बेस सॉल्यूशन माना जाएगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को टर्न करेगा किसमें, रेड लिटमस पेपर में। और बेसिक नेचर का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, तो वो रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नींबू का रस एसिडिक नेचर का होगा, यहां हम लोगों को बेस देखना पड़ेगा, क्योंकि लाल को नीले में कर देता है, ये हमसे पूछा गया है। गैस्ट्रिक जूस, तो ये तो 2.2 इसका पीएच वैल्यू होता है, ये तो और भी इसको क्या करेगा, लाल ही करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर एकमात्र बेस देके रखा है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो इस प्रश्न के हिसाब से आपका सही जवाब है। देखिए मैं डायग्रामिक आप लोगों को समझा रहा हूँ, काफी मेहनत लगती है सेशन को बनाने में और आप तक पहुंचाने में, तो लाइक जरूर करें। चलिए क्वेश्चन है आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको बताना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन चार्ज, वन कूलाम चार्ज। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ के कुछ कंटेंट आप लोगों को फटाफट लिख लेना चाहिए कि अगर मैं एक कूलाम चार्ज की बात करूं तो एक कूलाम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18, ये पावर वाला 18 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इस एग्जाम में आ जाए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम चार्ज होता है, तो आपको बताना है एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये ध्यान रखना है। एक प्रोटॉन की वैल्यू, दोस्तों ये सारे यूनिट आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, अपने नोट्स में इन्हें लिखते चले। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम चार्ज एक प्रोटॉन पर होता है। क्या आप लोगों को मैटर समझ में आ रहा है। अगला हम लोग देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, अगर हम लोग देखें तो 9.1095 इंटू 10⁻28 ग्राम और किलोग्राम में 31 हो जाएगा। अगर एक प्रोटॉन के मास की बात करें, मास की ये मैंने यूनिट यहां पर लगा दी, आपको समझना ये द्रव्यमान है। अगर एक प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.6726 इंटू 10⁻24 ग्राम, और अगर एक न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.6749 इंटू 10⁻24 ग्राम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि अगर ये लास्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश समा सकते हैं। दोस्तों आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य इलेक्ट्रॉन का ही माना जाता है। तो इसका सही और सटीक आंसर हम लोगों ने देख लिया ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, मैं कोशिश जरूर कर रहा हूं आप लोगों को मैं सेशन कंटिन्यू कर पाऊं, पर आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये कंप्लीट सेशन में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ में प्रतिक्रिया नहीं करती, आपको बताना है। देखिए ऐसे ही यूनिक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आरआरबी एलपी का ये क्वेश्चन है, चलिए समझ लेते हैं इसका आंसर। हम लोगों ने सक्रियता श्रेणी को जरूर पढ़ा है, रिएक्टिव सीरीज आप सभी सक्रियता श्रेणी। अब ये सक्रियता श्रेणी धातुओं को उनके क्रियाशीलता के आधार पर हम लोग बढ़ते और घटते क्रम में लिखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा मोर रिएक्टिव मेटल कौन होती है, तो मोर रिएक्टिव मेटल की बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है पोटेशियम का, जैसे सीजियम भी होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पोटेशियम यहाँ पर आ जाता है। कुछ ही मेटल को हम लोग देख लेते हैं। पोटेशियम के बाद हम लोग सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, सोडियम, पोटेशियम आ जाता है, इसके बाद सोडियम आ जाता है, सोडियम के बाद कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, मैग्नीशियम के बाद हम लोग एल्यूमिनियम की बात करते हैं, देन हम जिंक की बात करते हैं, आयरन, लेड, ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। तो मैं आपको बता देता हूं
यहां से कुछ बातें जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जो पोटेशियम सोडियम होते हैं ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये ठंडे, गर्म और भाप तीनों से, ठंडे जल से क्रिया करेंगे, गर्म जल से भी क्रिया करेंगे और स्टीम से भी रिएक्ट करते हैं। कुछ धातु ऐसी होती है जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है और ये क्या करती है कि ठंडे जल से क्रिया ना करते हुए गर्म जल से क्रिया करेगी और भाप से क्रिया करेगी। कुछ मेटल ऐसे भी हुई कि जो ना तो ठंडे जल से क्रिया करेगी और ना ही गर्म जल से क्रिया करेगी, परंतु ये स्टीम से, जो वाटर वेपर होती है या भाप होती है उसी से ही क्रिया करती है। तो दोस्तों आप लोगों को समझना यहां से समझना है कि ये जो यहाँ जो पोटेशियम और सोडियम है ये ठंडे, गर्म और भाप से क्रिया करेगी। हमसे पूछा है कि धातु ठंडे या गर्म जल के साथ में प्रतिक्रिया नहीं करती, यानी कि केवल भाप से क्रिया करती है। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर जो सही जवाब, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, यहां हम देखेंगे तो ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करते, ये गर्म जल और भाप से क्रिया करते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की, तो ये केवल और केवल भाप से क्रिया करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस कैटेगरी में हमारे पास एल्यूमिनियम दे के रखा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको नीचे भी याद रखना जो आयरन होता है, जिंक के बाद आयरन का नंबर आता है आयरन का, तो आयरन भी ठंडे गर्म जल से क्रिया नहीं करता परंतु ये भाप से क्रिया करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी यहां पर मानी जाएगी। सही जवाब हमारे लिए इस प्रश्न का एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। चलिए एलपी का क्वेश्चन है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इनमें से लोहे में क्या मिलाया जाएगा, आपको बताना है। और सभी लोग भलीभांति इसका क्वेश्चन जानते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस्पात की, आप सभी ने इस्पात का नाम जरूर सुन के रखा होगा, जिसे हम लोग स्टील कहते हैं। देखिए शुद्ध अगर कोई भी धातु है तो वह अत्यंत मुलायम होगी। जैसे आप लोगों ने सोने की शुद्धता को पढ़ा होगा, 24 कैरेट होती है। पर कभी भी आपने ये सुना होगा कि जो आभूषण होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, ये केवल 22 कैरेट गोल्ड से ही बनाए जाते हैं। इनमें 2 कैरेट क्या मिलाया जाता है, तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का माना जाता है। पर आभूषण और ज्वेलरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये केवल 22 कैरेट से ही बनाए जाते हैं। बल्कि जो 2 कैरेट इसके अंदर अशुद्धियां मिला दी जाती है, किसकी, चांदी और तांबा की, यानी सिल्वर और तांबा। यहां पर मैं लिख रहा हूं सिल्वर और एजी और कॉपर यानी सीयू। तो क्यों, क्योंकि यहां पर शुद्ध सोना अत्यंत मुलायम होता है जिसकी ज्वेलरी बनना संभव नहीं। उसमें 2 कैरेट कठोरता लाने के लिए, हार्डनेस लाने के लिए क्या मिला देते हैं, चांदी और तांबा। उसी प्रकार इस्पात बनाते वक्त हम क्या करते हैं, आयरन के अंदर हम मिला देते हैं कार्बन। बहुत ही कम मात्रा में कार्बन इसके अंदर मिला दिया जाता है। लोहे में क्या मिलाया जाए, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कार्बन। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ स्टील में आयरन और कार्बन, अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछता है स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है, तो आयरन, क्रोमियम और निकल। आयरन, क्रोमियम और निकल, ये स्टेनलेस स्टील बनाने वाली मिश्र धातुओं के नाम है। मिश्र धातु एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है, एग्जाम में हर बार इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सही जवाब कार्बन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आरआरबी ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। 22 में पूछा गया प्रश्न है इवनिंग शिफ्ट में, और यही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि उदासीनीकरण। देखिए जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आए हैं ना, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, क्योंकि वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से डिस्कस किए। अगर आप रेलवे को देने वाले हैं, रेलवे की किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई या फिर किसी भी परीक्षा को दे रहे, आपको सेशन जरूर देख के जाना है। मैं वादा करता हूं आपको यहां से हेल्प जरूर मिलेगी। देखिए उदासीनीकरण की अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन, देखिए आप सभी को पता है कि जो अम्ल होते हैं ये क्या करते हैं, अम्ल H+ डोनेट करते हैं, वही क्षार क्या करते हैं, OH- डोनेट करते हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन देंगे और ये हाइड्रोक्सी आयन देंगे। तो यहाँ पर जो H+ आयन अणु बनता है वो कहां से आता है, वो एसिड से आता है। और जो OH- आता है ये कहां से आता है, ये बेस से आता है। सही जवाब इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, पहले में अम्ल और दूसरे में क्षार, एल्कली भी बोल सकते हैं हम इसको। तो एसिड और एल्कली इसका सही जवाब हो जाने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अम्ल और क्षार को मिलाकर लवण और पानी का निर्माण करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, जिसका क्वेश्चन हर बार किसी न किसी वे में आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता ही है। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए यहां पर फिजिक्स का क्वेश्चन है
एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य होगा। यानी द वर्क डन बाय अ सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज इक्वल टू। देखिए आप लोगों ने पेंडुलम का एक आवर्त गति जरूर देखा होगा। अगर डायग्राम को हल्का सा आप जूम कर पाओ तो आपको एक पेंडुलम यहाँ पर नजर आ रहा है। ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर है और ये उतना ही इधर उधर क्या करता है, ये एम्पलीट्यूड दिखाता है। चलिए मैं इसको बना देता हूं कि अगर आप लोगों ने पेंडुलम इस प्रकार देखा है तो यहाँ ये इस तरफ दोनों तरफ एक ही मार्ग में कंटिन्यूसली गति करता है। ये होती है इसकी मेन पोजीशन। मेन पोजीशन का मतलब हो जाएगा मध्यमान बिंदु, और इस मध्यमान बिंदु के दोनों तरफ ये एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम शो करता है। ये एम्पलीट्यूड हो जाता है इस वाले वेव का। दोस्तों आप लोगों को समझ में आना है कि अगर काम करने की गणना करें तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। ये आप सभी जानते हो। बल गुना विस्थापन। विस्थापन किस दिशा में, जिस दिशा में बल लगाया जाए। अगर किसी वस्तु के अंदर किसी प्रकार का कोई विस्थापन नहीं होता है तो उस पर वर्क डन बराबर क्या हो जाता है, जीरो। आप सभी भली भांति इस बात को जानते हैं। वर्क बराबर जीरो कब होगा, जब किसी प्रकार का कोई विस्थापन वस्तु के अंदर नहीं दिखाया गया बल लगाने के बाद भी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि क्या पेंडुलम एक ही मार्ग का अनुसरण बार बार कर रहा है, तो किसी प्रकार का विस्थापन इसमें होगा तो नहीं होगा। यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपको बता देना है कि यहाँ जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तो आप मुझे बताओ तो सूत्र द्वारा किया गया काम भी यहाँ पर क्या माना जाएगा, जीरो। देखिए दो कंडीशन जो अभी अभी हम लोगों ने लास्ट सेशन में शायद इसको पढ़ाया था, प्रैक्टिस सेट 11 या 12 में क्वेश्चन आया था कि कोई व्यक्ति है जो सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यूसली दौड़ रहा है तो क्या एक वृत्तीय गति घूमती हुई कोई वस्तु द्वारा कोई काम किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर जीरो। तो वृत्तीय पथ पर लगातार घूमती हुई कोई वस्तु या सर्कुलर पाथ पर अगर घूम रही है तो वर्क बराबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दोस्तों काफी अच्छे क्वेश्चन है, केवल आप लोगों को समय रहते हुए इन्हें पढ़ लेना है और लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग यानी मास एंड वेलोसिटी दोनों को उनके परिणाम से दुगुना कर दिया जाए, रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। चलिए यहां पर पूछा गया इफ बोथ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डबल फ्रॉम देयर रिजल्टेंट वैल्यू देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट आपको करना है कि अगर मैंने मास को भी डबल कर दिया और वेलोसिटी को भी डबल कर दिया। देखिए अगर नॉर्मल केस में काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो नॉर्मल केस में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है 1/2 mv²। आप सभी लोग जानते हैं हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। हर एक गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा पाई जाती है 1/2 हाफ mv², इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों आगे की कहानी सुनिए। यहां इसने बोला है कि मास यानी m और इसने वेलोसिटी दोनों को दुगुना किया अपने रिजल्टेंट वैल्यू से। हम लोग चलिए दोनों को दोगुना कर देते। अगर मैंने हाफ एम बी, यहाँ आ जाएगा हमारा एम है, ये हो जाएगा 2m, ये 2m हो जाएगा और वेलोसिटी भी यहाँ पर 2v² मानी जाएगी। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा 2m और यहाँ हमारे पास 2v² हो जाएगा 4v², क्योंकि ये 2 का भी कंप्लीट स्क्वायर माना जाएगा, होल स्क्वायर। इस 4 का यदि मैंने इसमें मल्टीपल किया तो यहाँ हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी इंटू 4 to the 8 mv², यहाँ वैल्यू आएगी। इस 8 को क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी से इसका रिलेशन देखना है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1/2। देखिए यहाँ पर 1/2 mv² होगा और ये mv² होगा, कितना टाइम हो गया, ये 8 टाइम हो गया, यानी कि 8 गुना हो गया। अगर हम लोगों ने द्रव्यमान को और वेग को दोनों को दुगुना किया तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो नॉर्मल रिजल्टेंट वैल्यू से क्या हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाएगी, सॉरी 8 गुना हो जाएगी। यानी आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन देके रखा है, सही जवाब 8 टाइम इस प्रश्न का होगा, होने वाला है। दोस्तों लॉजिक ऐसे समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट वो बता रहे हैं जो आप सभी के समझने लायक हो, जो आप समझ सकते हैं। तो प्लीज आप लोग इस सेशन को थोड़ा सा फोकस करके देखें, दोस्तों को शेयर जरूर करें, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 गुना इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा इनमें से किसका रूप नहीं होगी, आपको बताना है। द एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल इज नॉट अ फॉर्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसका एक रूप नहीं होती है। देखिए साइकिल चलाने में हम लोग पैसिव बल भी लगाते हैं, तो एनर्जी कौन कौन सी लगती है हम लोग देख लेते हैं। क्या काइनेटिक एनर्जी, तो डियर स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही।
साइकिल चल रही है, रुकी हुई नहीं है, और गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा तो होगी, और गतिज ऊर्जा का वैल्यू अभी हम लोगों ने देख लिया है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² होता है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में मास को 2 टाइम बढ़ाया और वेलोसिटी को 2 टाइम बढ़ाया, और इसका रिजल्ट हम लोगों को 8 गुना मिला था। सभी को समझ में आया? रासायनिक ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा भी होगी, क्योंकि यहाँ पर घर्षण बल होता है टायर और जमीन के बीच में, तो उष्मीय ऊर्जा का मान भी होगा। और यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा का योग, और ये भी होगा। तो कौन सी ऊर्जा यहाँ पर नहीं बनती? तो केमिकल एनर्जी का निर्माण यहाँ पर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। थोड़ा सा सोचकर आप इस प्रश्न को इजीली बना सकते थे, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पूछा गया है व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है। दोस्तों यूनिक क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी। आप लोगों ने डायनेमो का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हैं। ऊर्जा कभी ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल दी जाती है। यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण अगर हम लोग देखें तो डायनेमो क्या करता है, तो हमारे पास जो डायनेमो अवेलेबल रहता है ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक। अगर हम लोग देखें, अगर आपसे पूछा जाए जनरेटर का प्रमुख काम क्या होता है, तो जनरेटर भी क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में, यानी कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्ट। देखिए अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोग सुन लीजिए, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, क्योंकि कम समय में सारी बातों को लिखना पॉसिबल नहीं होता है, हमें समय को भी ध्यान रखना है। तो डायनेमो इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, आप लोगों को लिख लेना है। और जनरेटर क्या करेगा, इट इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मैकेनिकल टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर है सभी को? इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए टरबाइन, तो टरबाइन जिसे हम लोग वाटर से अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो टरबाइन का इस्तेमाल भी करते हैं। तो सेम इसका थ्योरी हो जाएगा कि एक बांध बनाकर पतली धारा के रूप में पानी इसके ऊपर गिराया जाता है, जिसकी वजह से यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी सेम कॉन्सेप्ट, यानी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक करंट यहां से जनरेट होता है। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई। यांत्रिक ऊर्जा योग किसका होता है, तो अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो मैकेनिकल एनर्जी योग होता है काइनेटिक एनर्जी का, और किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। दोस्तों क्वेश्चन जरूर आएगा। इलेक्ट्रिक फैन, हमारे घर में जो विद्युत पंखे लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं विद्युत धारा को किसमें कन्वर्ट, यांत्रिक ऊर्जा में। यानी इलेक्ट्रिक फैन क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दोस्तों आप लोगों को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 19, आज का सेशन काफी शानदार सेशन आप लोगों के लिए रहा है, इसीलिए अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम पढ़ा नहीं सकते ठीक से, फिर भी हम लोग पढ़ाने आए हैं, केवल इसीलिए कि नुकसान आपका ना हो। आज हमारे ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए ताकि हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं फायदा मिले। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम 256 टाइम इट्स इनिशियल वैल्यू, देन द न्यू लिनियर मूवमेंट विल बी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा मैं इसे, कि अगर एक गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है, प्रारंभिक मान का 256 गुना आप लोगों को देके रखा है, तो नया रेखीय संवेग कितना होगा आपको बताना है। देखिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में आप लोगों को रिलेशन पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन देखें तो ये हो जाता है p²/2m। गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध, दोस्तों इसी वाले कॉन्सेप्ट से या इक्वेशन से आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए मैं करवा देता हूं। मुझसे यहां पर रिलेशन मास का नहीं पूछा है, केवल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मुझसे पूछा है। किसका? काइनेटिक एनर्जी का संवेग से। तो हम लोग इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी, जो मोमेंटम है वो किसके इनवर्स हो जा रहा है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जा रहा है। तो आप अगर स्क्वायर रूट यहां से हटाते, उसको हटाते, तो यहां पर अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और आप लोगों को इसका वैल्यू देके रखा है कि अगर गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना, गतिज ऊर्जा पहले जितनी थी पर अब ये 256 गुना यहां पर हो गई है, तो जो मोमेंटम की बात करें तो 256 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 16। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? काफी बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए ये बेसिक क्वेश्चन ही मानूंगा मैं। तो आप मुझे बताओ क्या इसके इनिशियल वैल्यू से ये 16 टाइम होगी,
यानी कि प्रारंभिक मान का 16 गुना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज जुड़े रहिए, काफी मजा आने वाला है। आपका एग्जाम यहाँ से आपको इजी लगेगा, क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं सीखोगे, हाँ हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप रख रहे हैं ताकि आपका एग्जाम्स बने। हमें आपको लुभाना नहीं है, हमें आपको सिखाना है। लुभाना सिखाना ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक लुभाने के लिए पढ़ाया जाए और एक सिखाने के लिए पढ़ाया जाए। तो मेरा मकसद सिखाना है, ना कि लुभाना आप लोगों को। केवल आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर यहां से तीन चीजें बनेगी। अगर मैं मास और काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो आप लोगों को इस रिलेशन को ध्यान रखना है। और जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम यानी संवेग, वो किसके, गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के बराबर होता है। और इसी कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने आज का क्वेश्चन बना लिया। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा है लाइक कर दीजिए, आपको लाइक किए बिना नहीं जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, होमवर्क क्वेश्चन आप सभी के लिए। और ये क्वेश्चन कितनी ही एग्जाम में पूछा गया है, इतनी एग्जाम में पूछा गया कि एग्जाम के नेम आप लोग यहां पर लिख नहीं पाओगे। क्वेश्चन देखो, एक वाट बराबर क्या। एक वाट बराबर क्या होता है, एक अर्ग प्रति सेकंड, एक मीटर प्रति सेकंड, एक पास्कल प्रति सेकंड या एक जूल प्रति सेकंड। अगर आपको सेशन सच में भी अच्छा लग रहा है तो आज लाइक की संख्या बढ़ाइए। सबसे पहले एक लाइक बटन प्रेस करने में आप लोगों का ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। तो दोस्तों लाइक जरूर करना है ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे, हमें ये लगे कि हमारा सेशन आपको पसंद में आ रहा है। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जाके दे दीजिएगा कि एक वाट बराबर क्या होना है। वाट किसकी इकाई होती है, शक्ति की इकाई होती है। शक्ति के ही कॉन्सेप्ट से एक पूरा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। दोस्तों सेशन समझ में आया है, शेयर जरूर कर देना। तो आज के सेशन में हम लोग इन्हीं टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा। कल हम फिर मिलते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें और जबरदस्त अपनी पढ़ाई को चलने दें। अभी सोना खाना पीना सब सेकेंडरी चीजें होनी चाहिए। आपका एग्जाम प्राइमरी लेवल की होनी चाहिए, यानी कि पढ़ाई सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।